आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन सीरीज़। इसके पार्ट 1, 2, 3 आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन पार्ट 4। इससे पहले हम बात कर चुके हैं जो पार्ट 3 था, उसमें वसा में घुलनशील विटामिन्स के बारे में। तो हम पार्ट 4 में बात करने वाले हैं जल में घुलनशील विटामिन, और इसके साथ के साथ हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल्स को, जो फैट से जुड़ा हुआ एक पार्ट होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। देखिए, हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं, ये हमारे पास होते हैं विटामिन बी एंड सी। तो बी जो होता है एक कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन्स का एक समूह होता है। इसमें क्या होते हैं, कुछ प्रकार के विटामिन्स होते हैं, एक ही नहीं होता। जैसे हमने अब तक पढ़ा है डी के, इस प्रकार से वो इंडिविजुअल होते हैं, अलग अपने एक एक होते हैं। परंतु यहाँ बी कॉम्प्लेक्स है, यानी बी समूह है। इसके अंदर क्या होता है कि हम इसमें अलग अलग प्रकार B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, इस प्रकार से ये अलग अलग विटामिन का एक समूह पढ़ेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही अति आवश्यक होता है शरीर के लिए, जो बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसकी कमी से क्या है, शरीर में कई प्रकार की डिजीज हो जाती है। अगर इसका मैं सबसे आपको बढ़िया वाला एग्जाम्पल बताऊं, तो आपने देखा होगा माउथ अल्सर, यानी मुंह में छाले हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं विकासुल के कैप्सूल दे दो। हम विकासुल के नाम से ले आते हैं। अगर आपको अभी नहीं पता है तो इस बार आप सेम ही जाकर के उसे बोला बी कॉम्प्लेक्स दे दो। तो बी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे तो भी वो क्या होगा, विकासुल ही देगा आपको। या विकासुल का कैप्सूल आपके घर में पड़ा है तो बी कॉम्प्लेक्स ही होता है, उसके ऊपर देखिए विटामिन के नाम लिखे होते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे क्या है, हम हमेशा क्या करते हैं, आमतर लाइफ में क्या होता है कि हमें ये देखने को मिल ही जाती है हर किसी में, हमारे ही घरों के अंदर, कि माउथ अल्सर यानी मुंह में छाले हो गए हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया। बाकी सब एग्जांपल हम आगे जैसे जैसे जिस विटामिन की कमी होती है उसके आधार पर हम इसी के अंदर आगे सीखेंगे। और देखिए, इसकी एक खास बात ये है कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये वाला जो है, ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी को सहन करने की इसकी क्षमता होती है। ये इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी इतने हाई टेम्परेचर पे भी ये क्या कर रह सकता है, सही रह सकता, क्षतिग्रस्त नहीं होगा। अब हमारे ये इंग्लिश वालों के लिए सेम। अब हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन B1 की। अगर हम विटामिन B1 की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है थायमिन, जो है थायमाइन है, जो हाइड्रोक्लोराइड है, ये नाम है। थायमाइन भी लिखा होता है सिर्फ और सिर्फ। और इसके अंदर क्या होता है, बताया गया है कि इसकी जरूरत जो हमारे पास है, जो वयस्क व्यक्ति के अंदर लगभग है 1 मिलीग्राम की जरूरत होती है डेली। और वहीं एक प्रेग्नेंट महिला के अंदर 5 मिलीग्राम डेली इसकी आवश्यकता होती है। पूरे उस अवधि के दौरान, प्रेगनेंसी की अवधि के दौरान, पूरी अवधि के दौरान एक प्रेग्नेंट महिला को 5 मिलीग्राम जो विटामिन B1 है वो डेली लेना चाहिए। ठीक है। और आयु जो हमारे पास जैसे से क्या है, जो जब व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है तो एजिड होने के बाद में क्या होता है, जो विटामिन B1 है ये यूरिन के साथ में निकलना शुरू होता है स्टार्टिंग से ही। ठीक है। और इसका अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सबसे बड़ा योगदान है आयु को बढ़ाने के लिए। कहने का मतलब छोटी एज से बड़ी एज में जाने के लिए काफ़ी बड़ा योगदान है। जैसे जैसे आयु बढ़ती रहती है तो बढ़ी हुई आयु के लिए ये बहुत ही सहायक होगा। ये वृद्धावस्था में जाकर के बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है ये। और इसकी कमी से क्या, बेरी बेरी नामक डिजीज हो जाती है। इसलिए कई बार इसको क्या है, बेरी बेरी विटामिन बी कहा जाता है। साइंटिफिक नेम कई बार इसका बेरी बेरी विटामिन बी नाम आता है। तो ये विटामिन B1 के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे पास जो इसके रिसोर्सेज हैं या हमारे पास जिससे इस ये प्राप्त होते हैं, तो इनके आपके सामने ये डायग्राम लगा हुआ है। तो हम देख सकते हैं यहाँ हमारे पास ये गेहूं है, इससे पा सकते हैं, ब्रेड से पा सकते हैं। ठीक है। और कुछ हमारे पास ये गोभी वगैरह होते हैं, इनसे मटर वगैरह, पी वगैरह से इनसे इनको पाया जा सकता है। तो ये इसके क्या रिसोर्सेज, मछली है जैसे कि यहाँ पर, इन सब चीज़ों से इसको पाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें विटामिन B1 जो है, देखिए यह हमारे पास जो हमने आगे पीछे इंग्लिश में पढ़ा था, सेम एज इट इज़ वही क्या है, हिंदी में दिया हुआ है। जो वही वाला नाम है इसका, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड, इसे कहते हैं थायमिन, अकेले नाम से भी आता है। वही हमारे पास रोजाना 1 मिलीग्राम चाहिए एक वयस्क व्यक्ति को, और एक प्रेग्नेंट गर्भवती महिला को 5 मिलीग्राम चाहिए। अत्यधिक हाइपर विटामिन मूत्र में विसर्जित होता है। बढ़ती उम्र में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये बातें हम कर चुके हैं विटामिन B1 के बारे में। और महत्वपूर्ण बात देखिए, गर्भावस्था में विटामिन B1 की कमी ही क्या है, जो उल्टी आती है ना महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान, जो उल्टी आती है ना, वो विटामिन B1 की कमी का सूचक दर्शाती है। और हम लोग कहते हैं कि ये खुशखबरी है। देखिए, ये चलो स्टार्टिंग वाली इनिशियल स्टेज को हम कह देते हैं कि चलो ये खुशखबरी है, उल्टी आई है, ये सब चीज़ें हैं। बट ये है कि जब ये कुछ महिलाओं के साथ में ऐसा होता है कि उसके पूरे ड्यूरेशन के दौरान, जो 9 मंथ्स के पीरियड होते हैं, या कुछ लोगों में क्या पूरा स्टार्टिंग वाले 3 मंथ्स होते हैं, उनमें वोमिटिंग होती रहती है।
और वो क्या है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है विटामिन बी1 की कमी। तो जब भी क्या है, कोई प्रेग्नेंट महिला वगैरह है या कोई फैमिली प्लानिंग बनाई जा रही है, तो विटामिन बी को क्या है, पहले से ही प्रचुर मात्रा में क्या है, लेना शुरू कर दें, ताकि आगे जाकर के वोमिटिंग जैसी समस्याएं आप लोगों के सामने उत्पन्न ना हो। और देखा जाए तो विटामिन बी1 जो हमारे पास है, शरीर में रहने वाली मांसपेशियों को पुष्ट यानी हष्ट-पुष्ट बनाती है, मजबूत बनाती है। और इसके साथ-साथ क्या है, जो विटामिन बी1 पर्याप्त भाग के आंतों के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमने 2 प्रकार की आंतें पढ़ी है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके संक्रमण से क्या है, इनमें संक्रमण होने से बचाने का भी इसका क्या है, काफ़ी बड़ा योगदान है। और इसकी झिल्लियों को मजबूत करती है, आंतों की झिल्लियों को मजबूत करती है, जिसके कारण क्या कीटाणु वगैरह या वायरस, एंटीबॉडी जो क्या है, छोटे-छोटे जो कीट वगैरह ये इसके अंदर हमला नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ ये देख सकते हैं कि विटामिन बी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अब हम कर रहे हैं विटामिन बी2 की बात कर रहे हैं। रिबोफ्लाविन या राइबोफ्लाविन है ये, और ये एक जीवित ऊतकों के बुनियादी घटक है। कहने का मतलब है, जो ये प्रोटीन के जो हमारे पास है, प्रोटीन को पचाने में भी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है इसी का। और इसके साथ-साथ देखें तो क्षतिग्रस्त ऊतक यानी जो टिश्यू होते हैं, डैमेज टिश्यू होते हैं, तो उनको क्या है, जो रिकवर करने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए विटामिन बी2 की सहायता ली जाती है अधिकतर। और इसके साथ-साथ अगर हम देखें, जो हमारे पास मेटाबॉलिक क्रिया है, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक क्रिया है, उसको भी नियंत्रित करने में इस विटामिन का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। और जो क्या है, प्रोटीन और एंजाइम, जिनका खासकर मेटाबॉलिक में क्या है, जो प्रोटीन और एंजाइम्स जो होते हैं जिगर में यानी हमारे पास लीवर में जो होते हैं, उनका मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या काफ़ी बड़ा योगदान करवाने में विटामिन बी2 बहुत ज़्यादा सहायक है। अब हम देख सकते हैं राइबोफ्लाविन जो है हमारे पास किस किस से मिल सकता है, ये यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ लोग देखिए, कोई कहेगा सर इसमें ऑलमोस्ट कॉमन, हाँ बहुत सारी चीज़ें कॉमन ही रहती है। देखिए, जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं ये कॉमन ही रहते हैं ज़्यादातर। और कुछ हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह चीज़ें जो है एडिशनल ऐड हो जाती है। तो ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं विटामिन बी2 को, ये इस प्रकार से हैं। अगर हम बात करें इसकी कमी से क्या होता है, वास्तव में इसकी कमी से होता क्या है, इसकी कमी से आंखों में क्या जलन होनी शुरू हो जाती है, खुजली आनी शुरू हो जाती है आंखों में। और एक आपने सुना होगा फोटोफोबिया, यानी फोटो खिंचवाने से डर लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि सामने से जब लाइट गिरती है ना, तो क्या है, एकदम से आंखें क्या बंद होनी शुरू हो जाती है। आप देखते हैं अधिकतर हमारी क्या बुजुर्ग माताएं वगैरह होती है, तो उनमें क्या फोटो के सामने वो क्या करते हैं, जब फोटो वाला बोलता है कि माता जी सामने देखो, और वो जब क्या है फ्लैश लगाता है उसमें, तो उसके दौरान क्या उनकी आंखें बार बार झपक जाती है कहने के बाद भी। इसके पीछे कारण यही है, इसके पीछे कारण यही है। और कुछ कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोगों के जो होंठ होते हैं, जहाँ माउथ खुलता है, होंठ होते हैं, जिसके कॉर्नर्स होते हैं, तो यहाँ से आपने उनके कटे हुए देखे होंगे, ठीक है, या जीभ वगैरह में स्वेलिंग वगैरह होना, या होंठ वगैरह सूख जाना, ये सब क्या होते हैं, इसी विटामिन की कमी के कारण, यानी विटामिन बी2 की कमी के कारण इतनी सब चीज़ें सामने हम देख सकते हैं। ये इसकी कमी से होने वाले लक्षण हैं। अब हम बात करें तो विटामिन बी3 क्या है हमारे पास। अगर इसका देखा जाए तो इसका नाम है नियासिन। विटामिन बी3 का देखिए, जो नाम बता रहा हूँ आपको, रासायनिक नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो विटामिन जो बी3 है, इसका नाम क्या है, नियासिन नाम है, नियासिन नाम से जाना जाता है। बी3 को क्या है, निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड एसिड, इन दोनों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ होता है। और अगर इसके अंदर देखा जाए, इसका सबसे महत्वपूर्ण योग देखिए, NADH और NADP, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पता है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पता है जिन लोगों ने क्रेब्स साइकिल का पूरा, जिन लोगों ने क्या क्रेब्स साइकिल को किया है। आपको होमवर्क दिया गया था, जिन लोगों ने क्रेब्स साइकिल को पढ़ा है और बना करके सबमिट करवाया है, तो वो लोग आज शायद इस नाम को देख करके खुश होंगे और उन्हें इस बात का पता होगा। और सिर्फ उन्हें ही पता होना चाहिए, दूसरे लोगों को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो करेगा वही उसे ही क्या फल मिलना चाहिए। तो इनका जो क्या उत्पादन में भी क्या है, विटामिन बी3 का इस्तेमाल किया जाता है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी इसका क्या काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए, हमारे पास रिसोर्सेज है विटामिन बी3 के, जैसे कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं, तो ये हमारे पास विटामिन बी3 के रिसोर्सेज में आते हैं। और कीवी वगैरह जैसी चीज़ों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, एप्पल वगैरह है, बनाना वगैरह है, ये जो अनानास वगैरह है, ये सब क्या है, विटामिन बी3 के क्या है, रिसोर्सेज है। यहाँ से विटामिन बी3 क्या है, प्राप्त होता है। ये इंग्लिश वालों के लिए सेम एज इट इज़। आगे हम बात करें विटामिन बी5। विटामिन बी5 का जो नाम है, पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, बी5 के नाम से। और ये भी हमारे पास क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसमें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसके लिए हमारे पास क्या है, जो फैटी एसिड की जो हमारे पास चयापचय यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए अति आवश्यक है। फैटी एसिड के अंदर जो क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उसके लिए ये बहुत ही अति आवश्यक होता है।
और इसके साथ-साथ ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को भी क्या करता है, संश्लेषित और उनको क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में उनका योगदान रहता है इसका। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को सामान्य रूप से संश्लेषित यानी सिंथेसाइज करने का काम और मेटाबॉलिक रिएक्शन में सहयोग करने का कार्य करता है। तो हम देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमने क्या है, जिस दौरान हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे इसलिए पिछले पार्ट में, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो विटामिन होते हैं वो हमारे पास ऊर्जा भले ही इनसे न मिले, परंतु ये सहायक होते हैं हमारे पास किस चीज़ के अंदर, हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी चयापचय क्रियाओं को सहयोग देने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अब तक हम क्या है, विटामिन बी के बारे में जितने भी टाइप पढ़ चुके हैं, इन सब के अंदर हमें एक ही बात कॉमन तो ये पढ़ते ही आ रहे हैं कि मेटाबोलाइज करने में, किसी में मेटाबॉलिज्म हमारे पास प्रोटीन के लिए सहायक है, तो किसी में हमारे पास फैट के लिए सहायक है, तो किसी में कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सहायक है। तो ये चीज़ें हमारे पास, कहने का मतलब जो मुख्यतः विटामिन जो काम आते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंप्लीट करने में सहायक होते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो B5 है वो किन किन रिसोर्सेज से मिल रहा है और यहाँ पर इसका क्या प्रोसेस क्रिया है, यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन B7 की, इसका नाम है बायोटीन है। और इसकी बात की जाए बायोटीन की, तो ये हमारे पास क्या है, इसे H विटामिन भी कहा जाता है। कई बार अगर विटामिन H नाम लिखा जाए तो सोचिए कि ये विटामिन B7 की ही बात कर रहा है। और कोनेजियम आर के रूप में भी जाना जाता है इसको, कोनेजियम आर के रूप में, यानी कोनेजियम आर के रूप में भी इसे क्या है, जाना जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये विटामिन हमारे पास B7 है और इसका देखा जाए तो इसका काम क्या है, इसका काम है सेल में वृद्धि, जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में ग्रोथ करना, और साथ के साथ ये क्या करता है, फैटी एसिड का उत्पादन, और वसा और अमीनो एसिड का क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए बायोटीन आवश्यक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए, फैटी एसिड के उत्पादन के लिए और जो हमारे पास वसा है यानी फैट है, अमीनो एसिड है, इनके मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए बायोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमें विटामिन्स की महत्वपूर्णता हमें नज़र आती जा रही है, इंपॉर्टेंस क्या है वो पता चलती जा रही है। साथ के साथ में जो बायोटीन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानांतरण से जुड़े विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं में सहायता करता है। तो देखिए हमने रेस्पिरेशन के दौरान हमने देखी थी एक चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण, तो हमने 3 फॉर्म में देखा था। तो उन फॉर्मोस जो है हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड का संपूर्ण रूप से किसी प्रकार से नहीं होता है, कार्बोनिक एसिड के रूप में हमने देखा था, कार्बोक्सी हाइड्रोक्साइड के रूप में देखा था हमने, बाइकार्बोनेट के रूप में देखा था। तो उन सब क्रियाओं को संपन्न करने के लिए भी इस विटामिन का बहुत बड़ा योगदान होता है B7 का। और ये देखिए एक चीज़ और देख सकते हैं हम यहाँ पर, जो बायोटीन को अक्सर क्या बाल और नाखून को मजबूत करने के लिए आहार पूरक के रूप में अनुशंसित किया जाता है। तो ये वाली बात भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यानी क्या है, हमारे पास बालों को मजबूत करने के लिए, नाखूनों को मजबूत करने के लिए आहार के रूप में क्या करते हैं, हमें इसे प्रयोग करते हैं, या इसे क्या सप्लीमेंट किया जाता है, या व्यक्ति क्या करता है, इसे मेडिसिन वगैरह के द्वारा करके, जिन लोगों के बाल वगैरह झड़ते हैं और ये क्या नाखून वगैरह में ग्रोथ कम होती है या बालों में ग्रोथ कम होती है, तो विटामिन B7 का प्रयोग भी वो कर सकते हैं। ये भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा। ये हमारे पास विटामिन B7 के अंदर देखा जाए तो इसके रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे पास मूंगफली है, कैरेट, गाजर वगैरह है, ठीक है, इनमें देखते हैं ऑलमोस्ट बादाम वगैरह है और अनार वगैरह, ये सब चीज़ें क्या होती हैं इसके अंदर, अखरोट वगैरह, ये विटामिन B7 जो है, बायोटीन या विटामिन H, इसके क्या रिसोर्सेज है, एग वगैरह भी। अब हमारे पास आता है विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड। जहां फॉलिक एसिड का नाम लिखा आता है तो वहां समझ लीजिए वो बात हो रही है हमारे पास आयरन से। जहां फॉलिक एसिड की बात आती है तो वो समझ लीजिए बात हो रही है आयरन से। और अगर हम बात करें आयरन से जुड़ी हुई तो भी हमारे पास इसमें ये सहायक मिलेगा। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। विटामिन B9 फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये पानी में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कई प्रकार के प्राकृतिक स्रोत पाए जाते हैं, ठीक है। विटामिन B12 और आयरन के साथ साथ विटामिन B9 भी लाल रक्त कणिकाओं को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन कहलाता है। देखिए रेड ब्लड सेल्स जो RBC है उनके निर्माण में B12 तो है ही है, आयरन तो जरूरी है ही है, उसके लिए B9 की भी आवश्यकता होती है। ये भी काफी बड़ा योगदान वहां पर क्या निभाता है। इसलिए विटामिन B9 भी लाल रक्त कणिकाओं को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन है। जो विटामिन बी का अगर शरीर के अंदर विटामिन B9 का स्तर कम हो जाता है तो देखिए कम हो जाएगा। इसका काम क्या था, RBC लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करने में सहायता करना। तो RBC बननी धीमी हो जाएगी जिससे क्या एनीमिया नामक डिजीज से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास विटामिन B9 कितना सहायक है। देखिए फॉलिक एसिड ज्यादातर आयरन रूट से ही जुड़ा होता है,
ठीक है। तो जहां आयरन से जुड़ी हुई बात होती है वहां आरबीसी की बातें जरूर की जाती है। हमने लीवर पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि आरबीसी के निर्माण के लिए जो आयरन होता है वो भी संचित कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो ये भी हमारे पास क्या विटामिन B9 की ही देन है, वहां पर उसको संचित करवाने में सहायता प्रदान करता है। B12 भी होता है, परंतु B9 का भी काफी बड़ा योगदान रहता है वहां पर। ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास फॉलिक एसिड के लिए क्या क्या करना है। तो देखते हैं कि हरी सब्जियां खानी चाहिए। ये बात तो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि हरी सब्जियों से क्या है, लोहे का निर्माण होता है शरीर के अंदर। और हम देख सकते हैं हमारे पास इस प्रकार से गेहूं वगैरह, व्हीट वगैरह और दूध वगैरह, ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं जो क्या हमारे पास विटामिन B9 के हैं। आगे हम, ये हमारे पास इंग्लिश वालों के लिए है, इट इज वही बात जो हिंदी में बोली गई, सेम बात इंग्लिश वालों के लिए है। आगे अगर हम बात करें विटामिन B12, जो हमारे पास इसमें क्या है, कोबालामिन इसका नाम होता है। ऐसा क्यों? तो आगे हम देखें तो कोबाल्ट इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसलिए क्या इसका नाम है कोबालामिन भी कहा जाता है। ये भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। और इसका जो प्रयोग किया था वो किसके लिए, इस विटामिन, विभिन्न प्रकार के विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि के लिए आवश्यकता होती है इसके लिए, स्वस्थ रखने के लिए। तो शरीर के लिए जहाँ तक जो पोषक तत्व आहारों के रूप के लिए होता है, तो एक विटामिन ऐसा है जो हमारे पास स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, और वो कौन सा है, ये वाला विटामिन। तो इस चीज को देखिए आप यहाँ पर, ये हमारे पास अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो हमारे पास ये जो आहार तत्व जो होते हैं, हम जो डायरेक्ट हमारे जो इंडिया में जो खाना खाया जाता है, एक्चुअल में क्या है कि इसके अंदर इसकी क्या है, उपलब्धता कम होती है। उपलब्ध न होने के कारण क्या है, भारतीय लोगों के अंदर इस विटामिन की कमी पाई जाती है। परंतु ये ज़्यादातर क्या, जो हमारा यहाँ का आहार नहीं है, जो फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो तरह तरह के और प्रकार के, जिस प्रकार से क्या है कि चाइना का ही आजकल हम सुन रहे हैं कि वो मीट भी खाता है, परंतु किस किस प्रकार का, किसी का ही मीट नहीं छोड़ता। परंतु हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो विटामिन B12 का एक वो रिसोर्स है, ये हमारे पास रिसोर्स, ये भी है हमारे पास जो विटामिन B12 के हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड मीट, मिल्क है, आलमंड है, फिश है, और यहाँ पे क्या क्रैब है, चीज़ है, चिकन है, एग्स है, ये क्या है विटामिन B12 के यहाँ पर जो हमारे पास है रिसोर्सेज हैं। अब हमारे पास विटामिन B12 जो है, ये इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया था, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी। और ये स्वास्थ्य और संतुलित कार्य की प्रणाली को बेहद आवश्यक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। B12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और विटामिन B12 की कमी से एक चीज़ का और ध्यान रखिए, अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो आरबीसी के निर्माण में भी दिक्कत होती है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास अगर आगे हम बात करें तो ये हमारे पास, इससे पहले हमने विटामिन B कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा पढ़ लिया है, इसमें इतने विटामिन पढ़े जाते हैं। अब किसी के मन में आएगा कि सर आपने वहाँ पर हमें B6 नहीं पढ़ाया है, B8 नहीं पढ़ाया है। तो देखिए वो क्या है, असेंशियल, हमने स्टार्टिंग में किए थे कि 20 टाइप्स ऑफ विटामिन पाए जाते हैं, उनमें 13 प्रकार के असेंशियल विटामिन होते हैं आवश्यक, और 7 प्रकार के क्या है कम आवश्यक होते हैं या गैर आवश्यक होते हैं। शायद पहले, इससे पहले वाले न्यूट्रिशन वाले पार्ट में विटामिन के बारे में बताया था, वहाँ आपको बताया गया था, तो वहां जाकर के इस चीज को देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास 13 जो एसेंशियल विटामिन थे, आवश्यक अति आवश्यक जो थे, वो हमने कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास विटामिन C जो है, विटामिन C के बारे में बात करें तो इसे देखिए एल एस्कॉर्बिक भी कहते हैं। विटामिन C को क्या एल एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। आज तक हम, आपने क्या एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से सुना होगा, आज से याद रखिए कि एल एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो आपको क्या है बताना है कि एल से क्या अभिप्राय है, यहाँ पर आपको यह बताना है कि इस एल से क्या अभिप्राय है। तो आपको क्या है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जहां भी आप शामिल हैं, वहां इस एल से क्या अभिप्राय है। आज तक आपने एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से पढ़ा है, तो आज आपका काम है कि आप इसे एल से भी बताना है कि क्या मतलब है यहाँ पर। तो देखा जाए तो ये हमारे पास क्या विभिन्न प्रकार के जो पशु प्रजातियां हैं, इनसे भी अत्यावश्यक पोषक सभी के लिए, यानी मानव के लिए भी और क्या पशुओं वगैरह के लिए भी क्या बहुत ही अत्यावश्यक है। और ये विटामिन जो है हमारे पास, ये भी क्या है हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए भी बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, जो हमारे पास कैटाबॉलिक था, एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए भी बहुत अति आवश्यक है ये। अगर हम बात करें तो जो ये विटामिन C है, ये हमारे सिट्रस फ्रूट से मिलता है। देखते हैं हमें क्या सिट्रस फ्रूट से ये प्राप्त होता है, ये वाला जो विटामिन है विटामिन C। और अगर हम इसका देखें तो हमारे पास सहयोग क्या है, तो देखिए हमारी जो हड्डियां कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट होकर के हड्डी टूट जाती है, तो हड्डी को जुड़ने के लिए कोलेजन नामक जो एक प्रोटीन होता है, उसकी कोलेजन नामक एक पदार्थ होता है, वो हड्डियों को जोड़ने में सहायक होता है। तो उस पदार्थ का निर्माण जो विटामिन C के द्वारा होता है, विटामिन C के द्वारा होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे तंत्रिकाओं तक संदेश पहुंचाना है, कोशिकाओं तक ऊर्जा प्रवाहित करना है, ये काम हमारे पास किसके अंडर आते हैं, विटामिन C के अंदर। इसके अलावा हड्डियों को जोड़ने के लिए कोलेजन नामक पदार्थ होता है। रक्त वाहिकाएं, जो ब्लड वेसल्स होती है, लाइगामेंट्स है, कार्टिलेज वगैरह है, कार्टिलेज वगैरह हार्मोन्स वगैरह वाले में पढ़े हुए हम लोग,
जब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स पढ़ रहे होंगे हमारे पास, वहां बात करेंगे। तो ये हमारे इनके निर्माण के लिए विटामिन सी की अति आवश्यकता होती है। और हम बात करें कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में भी इस विटामिन का बहुत बड़ा योगदान है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में इस विटामिन का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर देखा जाए तो जो क्या है, फैट को रिलीज करना है तो ये विटामिन बहुत ही ज्यादा सहायक है। जैसे कि देखते होंगे आप लोग कि फैट को रिलीज करना है तो सुबह सुबह उठ करके नींबू पानी पीना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है, शाम को नींबू पानी पीना चाहिए, 2-3 बार नींबू पानी पीना चाहिए। तो उससे क्या फैट कटता है, तो यानी ये क्या एंटी फैट वर्क करेगा ये हमारे पास, यानी फैट को जमने न देने में सहायता प्रदान करता है। और अगर फैट नहीं जमेगा, फैट है क्या, ये भी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल हम जो नाम सुन रहे हैं ये भी क्या है, देखो हमारे पास ये लिपिड्स फैट, तो वहीं से कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन वहीं से तो आया है। तो कोलेस्ट्रॉल पे नियंत्रण इस प्रकार से वो करता है। और अगर हमारे पास देखें ब्लड वेसल्स जो होती है हमारे शरीर की, उनको जो मजबूत करने का कार्य करता है वो भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये देखिए हमारे पास शरीर के अंदर रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाने में सहायता करता है ये हमारे पास, अगर इसके लिए देखा जाए। और इसको क्या है, अधिकतर क्या है, आमतौर पर सर्दियों में दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों दवा के रूप में अगर इसको प्रयोग किया जाता है, उससे क्या है, एक तो हमारे पास इम्यूनिटी पावर भी इससे बढ़ती है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। और सर्दियों में क्या है, व्यक्ति को सर्दी जुकाम वगैरह लगने की ज्यादा दिक्कत होती है, तो वहां पर क्या है, इम्यूनिटी पावर का होना बहुत जरूरी है। और अगर देखा जाए तो ये अगर कम होगा तो उससे क्या होगा, इसकी कमी होने पे क्या है, तो मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है। मसूड़ों में क्या है, खून आना शुरू होता है, दांतों में दर्द होना, और दांत ढीले हो जाते हैं, मसूड़े क्या है, छोड़ देते हैं दांतों को, इस प्रकार की प्रॉब्लम से आती है। तो ये हमारे पास विटामिन सी हेल्पफुल था। ये हमारे पास अब तक विटामिन टोटल हो चुके हैं पिछले लेक्चर्स को मिलाकर के, जिसमें हमने वसा में घुलनशील किए थे। इस लेक्चर में हमने जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों के बारे में बात कर लिए, बी कॉम्प्लेक्स और सी के बारे में। तो यहां तक अपने विटामिन कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल और इसके टाइप पर। कोलेस्ट्रॉल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है यहाँ पर, क्योंकि जो हमने पढ़ा था जिस दौरान हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, थ्रोम्बोसिस पढ़ रहे थे जिस दौरान, कि प्लाक जम जाता है, तो प्लाक वगैरह वाली जो प्रॉब्लम आती है ना, जो हार्ट अटैक आते हैं या ब्रेन हेमरेज होता है, स्ट्रोक वगैरह चीजें होती है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान होता है कोलेस्ट्रॉल का। इवन पैरालिसिस के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा योगदान होता है इस प्रकार से। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर हम इसके अंदर बारे में बात करें तो बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है नाम है यूनानी शब्द से लिया गया, कोले और क्या स्टेरॉइड्स जो है, स्टेरॉइड्स ठोस, यानी यहां से लिया गया है। तो अगर देखा जाए तो वैसे कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, ये होना भी बहुत जरूरी है। इसका काम है कोशिकाओं का निर्माण करना, हार्मोन के निर्माण के लिए, और क्या बाइल जूस के निर्माण के लिए, जो वसा के पाचन में मदद करते हैं, यानी बाइल जूस वसा के पाचन में मदद करता है, हार्मोन्स भी इसके लिए सहायक है। तो कहने का मतलब है कोशिकाओं के निर्माण के लिए, हार्मोन के निर्माण के लिए, बाइल जूस के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल का होना तो जरूरी है। अगर आपको याद है, तो अगर आपने सही से पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है, तो आप याद कीजिए जिस दौरान हम डाइजेशन सिस्टम का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उस दौरान हमने बाइल जूस के बारे में बात की थी। तो बाइल जूस में हमने एक चीज देखी थी, कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस का संगठन कैसे होता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल एंड सॉल्ट्स। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल जो क्या है, इसके निर्माण में सहायक है हमारे पास। तो ये बात जो पीछे, अगर आप पीछे का रिवाइज अच्छे से करके रहेंगे तो आगे जो भी लेक्चर्स आएंगे पीछे से रिलेट होकर के आते हैं। हम कुछ इस सीक्वेंस में ही पढ़ रहे हैं, जिस सीक्वेंस में क्या हमें पुरानी बातें हमारे लिए काम भी आ जाए और वो आगे चलती भी रहे और पढ़ने में आसानी भी हो। तो मैं बार बार बताता रहूंगा बीच बीच में कहाँ हमने क्या पढ़ा था, तो उस चीज को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अब कोलेस्ट्रॉल जो क्या है, ये देखिए ब्लड में क्या सॉल्युबल नहीं होता है, रक्त में घुलनशील नहीं होता है। और इसका अगर देखा जाए, इसको अगर उसका हम कोशिकाओं तक और उसके वापस परिवहन लिपोप्रोटीन नामक द्वारा वाहकों द्वारा किया जाता है, लिपोप्रोटीन नामक वाहकों द्वारा इसका किया जाता है। अब देखें तो अगर हमारे पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है क्या दो प्रकार के होते हैं, दो क्या तीन प्रकार के होते हैं, एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल। एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी कोलेस्ट्रॉल का टाइप है। एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी है, परंतु लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और वहीं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और तीसरा है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसे क्या है, ये हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से भी क्या है, हानिकारक है। तो मेनली तीन प्रकार के ये क्या पाए जाते हैं, यहाँ आपको दो ही नाम मिले होंगे, परंतु तीन समझाऊंगा मैं यहाँ पे आगे आप लोगों को। सबसे पहले हम बात करें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की, जिसके बारे में भी हमने बात की कि कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा हानिकारक माने जाते हैं और ये यकृत द्वारा निर्मित होते हैं। इतना भी ध्यान रखिए, इस चीज का खास करके ध्यान रखिए। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर के द्वारा होता है।
और जो वसा को यकृत से शरीर के अन्य भागों, मांसपेशियों, ऊतकों, इंद्रियों, हृदय तक ले जाते हैं। तो इसके लिए देखिए, जो फैट होता है उसको ये क्या करते हैं, जो फैट को, जो वसा को यकृत से, ये क्या करते हैं, फैट को शरीर, जो हमारे पास लीवर है वहां से अन्य भागों तक, मसल्स तक, टिश्यू तक, जो भी हमारे पास इंद्रियां हैं वहां तक, हृदय तक है, ये लेके जाते हैं कौन से, लो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं। और यह क्या है, हमारे पास अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होना तो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वरना अगर ये नहीं होंगे तो ये चीजें हमारे पास कैसे ट्रैवल करेगी। परंतु ध्यान रखिए, इसकी मात्रा कम रहनी चाहिए। अगर इसकी मात्रा रक्त में अधिक हो जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। और यही कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो क्या होता है, रक्त वाहिकाओं के, यानी ब्लड वेसल्स के किनारों पे जमना शुरू हो जाता है, जिसे हम प्लाक कहते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं ना, हमारे घरों में पानी आता है तो कुछ समय बाद हम उसके अंदर जो पाइप्स आती है जिनसे बाहर से पानी आता है सप्लाई वाला, तो उसके अंदर हरा हरा कुछ जम जाता है, तो वो उस पाइप के अंदर जम रहा ना, वैसे ही हमारे पास ब्लड वेसल्स, जो हमारे शरीर की नलिकाएं होती है, उनके अंदर से ब्लड बहता है, तो उनके अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। और इसकी प्रेजेंस की वजह से पता है क्या होता है, जो अंदर वाली, जो हमारे पास इसी प्रकार से जो ब्लड वेसल्स होती है, इनके अंदर जम जाता है और इसे प्लाक कहा जाता है। इसे कहा जाता है प्लाक। और उससे क्या हो, धीरे 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 ब्लड वेसल्स के अंदर इतना जम जाएगा ये कि उसमें से ब्लड पास ही नहीं कर पाएगा। और क्या है, जिसे हम थ्रोम्बोसिस के रूप में भी कहते हैं। और उससे होगा क्या, जब ब्लड पास नहीं कर पाएगा तो ब्लड का पीछे वाली साइड में प्रेशर ज्यादा जनरेट हो जाएगा और क्या है, ब्लड वेसल्स फट जाएगी, जिससे क्या, हार्ट अटैक जैसी, अगर क्या हार्ट को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स है उसमें अगर ऐसा हो जाए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जम जाए और ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाए, तो स्टार्टिंग में अगर कम ब्लड सप्लाई होगा तो व्यक्ति को क्या, एंजिना नामक डिजीज होती है, जिसमें क्या, हार्ट में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और अगर ये ज्यादा प्लाक जम जाए या ज्यादा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जम जाए और आगे क्या, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो हार्ट को जब ब्लड नहीं मिलेगा तो उससे क्या, हार्ट पंप करना बंद कर देगा और हार्ट अटैक हो जाएगा। और अगर हम बात करें, अब देखो ये बात बताता हूं, जो हार्ट था उसको जो ब्लड जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वो कॉर्नरी आर्टरी के द्वारा जाता है। अगर ये कॉर्नरी आर्टरी में ऐसा हो जाए तो क्या, हार्ट अटैक हो जाएगा। अब जो ब्रेन होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने के लिए सेरेब्रम आर्टरी होती है, सेरेब्रम आर्टरी होती है। अब यही काम अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सेरेब्रम आर्टरी में जम जाए तब क्या होगा, ब्रेन को क्या होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे मिलेगा, ब्रेन को क्या है, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो व्यक्ति मूर्छित भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब बेहोश भी हो सकता है। और अगर ये पूर्ण रूप से मिलना बंद हो जाएगा ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उससे क्या होगा, ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, व्यक्ति कोमा तक भी चला जाता है। तो ये हमारे पास एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। यहाँ ये हमने पीछे पढ़ा है इस चैप्टर, ये चीजें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ी है, परिसंचरण तंत्र में पढ़ी है। जिन लोगों ने क्या है पढ़ा है मुझसे, तो उनको ये पता, मैंने एक एक बात बताई है कि ऐसे ऐसे यहाँ चीजें होती है, तो वो चीजें यहाँ आप लिंक करके इसको सही से पढ़ें। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए सेम एज इट इज। तो अब देखिए, वही वाली बात बोली गई है कि इससे होगा क्या, इससे वही है, छिद्र बंद हो जाएगा, वही संभावना होगी हार्ट अटैक की, ये सब चीजें, वही बात बोली गई है। अब यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होना चाहिए, 100 ml पर डेकालीटर कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होना, इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा होने पर क्या दिक्कत होती है। अब हम बात कर रहे हैं एचडीएल की, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, इन्हें क्या, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये भी देखिए हमारे पास लीवर से ही रिलीज होते हैं, और जो ऊतकों, इंद्रियों, पुनर्निर्माण के बाद में कोलेस्ट्रॉल को, पित्त को वापस यकृत में पहुंचाते हैं। अब देखो कितनी गजब बात है, जो एलडीएल था उसका काम तो ये लीवर से उठा करके किसको, फैट को, बाइल जूस को, कोलेस्ट्रॉल को, इनको ये क्या कर रहे थे, वहां से उठा करके कहां छोड़ करके आ जा रहे थे, वो छोड़ के आ जा रहा था हमारे पास एलडीएल जो था। ये देखो अभी हमने देखा था कि वो कहां छोड़ के आ जा रहा था, ये हमारे पास मांसपेशियों, ऊतकों, इंद्रियों, हृदय तक ले जाता था, वापस लाने का काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब वहां छोड़ के आया, नुकसानदायक है। अब ये क्या कर रहा है, यहां देखो ये वापस ले आता है, ये क्या है, ऊतकों और इंद्रियों से पुनर्नवीनीकरण होने के बाद में कोलेस्ट्रॉल और पित्त को वापस यकृत में पहुंचाता है। कहने का मतलब ये जो जिस जगह पे लाना है वहां पे ले आ रहा है। एचडीएल क्या है, एक अच्छा संकेत है। एचडीएल का बढ़ना क्या है, एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत होता है कि एचडीएल की मात्रा बढ़ रही है, तो इसका मतलब व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है। और अगर देखा जाए इसके नियंत्रण के साथ, ये क्या है कि 40 मिलीलीटर पर डेका, 40 ml पर डेकालीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी बोला गया है इसके अंदर। अब देखा जाए इसकी मात्रा को बढ़ाया कैसे जाए, इसके अच्छे कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थ होते कौन से, मछली का तेल, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, क्या है ये हमारे पास। और ये कह रहा है कि 5 दिन एरोबिक व्यायाम, यानी चलना फिरना दौड़ना, ये हमारे पास व्यायाम करना भी क्या है, इसी अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। ठीक है। ये हमें लगभग हर रोज 30 मिनट तक करनी चाहिए, यानी एक्सरसाइज हर रोज करनी चाहिए। ठीक है। और ये देखो यहाँ पे कुछ बताया गया कि एचडीएल को केवल 2 महीने 5% बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। धूम्रपान को, यानी स्मोकिंग को कम करके भी एचडीएल को क्या है, 10% तक भी बढ़ाया जा सकता है। वजन कम करने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल सहायक है। ऑब्वियस ही बात है, वजन कम कैसे होगा भाई,
हमारे मसल्स के अंदर फैट जमा पड़ा है, हमारे जो जितनी भी मसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, इंद्रियां हैं, उनके अंदर फैट जमा पड़ा है। तो एचडीएल क्या करेगा, वहां से फैट ला करके लीवर में डालेगा और लीवर क्या करेगा, उसको तोड़ने का काम करेगा, ब्रेक डाउन करने का भी काम कर देगा। तो वहां ये हमारे लिए क्या बहुत ही अच्छा सहायक फुल है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एलडीएल का ही बाप निकला है ये, ठीक है। ये भी यकृत से कोलेस्ट्रॉल को शरीर के उत्तकों इंद्रियों तक ले जाता है। वीएलडीएल एलडीएल के कोलेस्ट्रॉल की तुलना में अधिक हानिकारक है, ये हृदय रोग के होने का कारण भी बनता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था एलडीएल, ये एलडीएल का ही सीनियर है या एलडीएल का ही बाप है वीएलडीएल, वेरी हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो ये हमारे पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल्स थे। यानी हमने बात कर चुके हैं न्यूट्रिशन की। यहां पर न्यूट्रिशन चैप्टर का एंड होता है, तो मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूं। न्यूट्रिशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, प्रोटीन पढ़े हैं, फैट पढ़े हैं, फाइबर फूड्स पढ़े हैं, विटामिन पढ़े हैं, कोलेस्ट्रॉल भी वगैरह पढ़े हैं। तो ये हमारे पास मेनली क्या थे, ये हमारे पास थे हमारे न्यूट्रिशन पोषक पदार्थ। तो यहां पर मैं वीडियो का एंड करता हूं। थैंक यू।